तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी लाश 2 दिन तक पड़ी रहेगी तो उससे लीली की महक उठेगी? खुदाई चालू रखो। खोदो और खुजाओ, खोदो और खुजाओ। क्या जंग है? जब बंकर नहीं खोदो तो कब्र खोदो। अरे सिगरेट किसके पास है? ना हो तो मैं अफीम तक लेने को तैयार हूँ। जब कब्र नहीं खोद रहे होते हैं तो ये चीलरों को मसल रहे होते हैं। खुदा कसम इस आर्मी में चीलर ज्यादा है बनिस्बत इंसानों के। जंगी बी के लिए तो लड़ी जाती है, चीलरों के। अब किसी न किसी को तो उनकी खुराक बनना। मैं रोज नहाता था नियम से। अरे अब कोई सोच भी सकता है ये? वेरी गुड मिस्टर लाइफ बॉय। भाई सैटरडे इवनिंग पोस्ट में तुम्हारी तस्वीर छपवा देंगे। रोबिन अंगी खोलो। जब खुदा खुदा के चीलर नहीं निकाल रहे होते तब गोलियां खा रहे होते हैं। हाय जिंदगी। अरे सिगरेट किसके पास है भाई? मैं एक सिगरेट के लिए अपनी राइफल तक का सौदा कर सकता हूं। खुदा के वास्ते क्या सिगरेट बननी बंद हो गई? ये देश खात्मे की तरफ जा रहा है। सच्ची। मिट्टी हटाओ सिपाही, काम पर लगो। तुम यहाँ छुट्टियां बताने नहीं आए हो। मैंने सुना है कि इस आर्मी में लोग घास फूस और गोबर भरकर सिगरेट बना रहे और उसे पी भी रहे हैं। पहला स्वाद होता होगा उसका। अब किसी दिन उसका भी स्वाद लेना है। जल्दी करो, ठंड से अकड़ रहा हूं मैं और रात भर यही खा नहीं रह सकता। पैरों के होने तक का एहसास नहीं रहा। 2 हफ्तों से मुझे भी अपने पैरों के होने का एहसास नहीं। 2 हफ्तों से मैंने जूते तक नहीं खोले। पता नहीं पंजे सही सलामत जुड़े भी हैं या नहीं। साजो सफाई के खिलाफ बात है ये। हेल्थ के लिए नुकसान है। ठीक है, अगली लड़ाई जिसमें आप होंगे उसमें साफ सफाई को विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेरे अमेरिकी युद्ध में भी ज्यादा जवान बुखार से मरे ना कि गोलियों से। हो गया, ज्यादा बकसाया मत करो। हो गया काम तमाम। अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना मोटा चूहा देखा तुमने? मैं शर्त लगा सकता हूं इसकी खुराक एक घोड़े जितनी होगी। अच्छा, हम लोग इन चूहों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, काम पर लगो। मुझे उन्हें मारने के बजाय इन चूहों को मारने में ज्यादा खुशी होती है। सार्जेंट,
ये रहा कंपनी ए की ओर से तुम्हारे लिए छोटा सा प्यार भरा तोहफा। ज्यादा होशियारी नहीं, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये बहुत ऊंची नस्ल का चूहा है साहिबान, जरा इस चूहे पर गौर फरमाएं। ये वो चूहा है जो पिछले 20 वर्षों से हमारे चुने हुए जवानों के बल पर पला। जरा इसके पुख्ता कंधों पर गौर फरमाएं, इसका ये 56 इंच का सीना और ये गोल पे हमारे नेतागणों और सेठ साहूकारों की तरह इसने भी अच्छी खुराक पाई। मैं बेइंतहा थक चुका हूं इन सबसे। मैंने अपना नाम इस वहशी जंग में इसलिए नहीं लिखाया था कि एक वहशी कब्र खोदने वाला बनूं। ये बात राष्ट्रपति को बताना, फिलहाल खोदना जारी रखो। चल। इतनी गहराई काफी है सार्जेंट, या फिर हमसे यूं भी कर सकते हो कि सीधा नरक तक खोद कर उन्हें हाथों हाथों पहुंचा दे। 6 फीट मिट्टी का हक हर किसी को है और हमें मरे हुए को इज्जत देनी चाहिए। खोदते जाओ। उम्मीद है मेरी बारी आने तक मुझे इतना नीचे नहीं रखना है। मैं चाहूंगा कि इस काबिल रहूं कि बीच बीच में बाहर आकर ताजी हवा ले सकूं। आए हाय। बकवास बंद, खोदो। खोदते जाओ। सवाल आ रही है हमसे, उन्हें गाड़ दो। ये अब से ना उन पर इत्र छिड़क कर तब तुमसे बताने को कहेंगे, ये ठीक रहेगा? मुझे ये बू बर्दाश्त नहीं, बस इतनी सी बात। और फिर मैं ये बदबू क्यों बर्दाश्त करूं? ऐसा कोई नियम नहीं। हर इंसान को अपने ढंग से अपनी नाक के इस्तेमाल का हक है, भले ही वो सत्यानाशी आर्मी में हो। इज्जत, आर्मी का नाम इज्जत से लो, समझे? इज्जत। पे 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 हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, आंखों की पुतली आर्मी, आंखों की पुतली आर्मी, हमारी खूबसूरत आर्मी, हमारी खूबसूरत आर्मी। बदबूदार सत्यानाशी आर्मी। वाह, शाबाश। यहाँ लोग मरे पड़े हैं और तुम लोगों को ठिठोली सूझ रही है। मौत के सामने बोलने का अच्छा तरीका है ये। हम तो तुम्हारे लिए कविता में बोल सकते थे सार्जेंट, लेकिन क्या करें, लड़ाई में 3 दिन बीतते ना बीतते कविता साथ छोड़ गई। चलो उनसे छुट्टी पाए। मेरे तो हाथों में गुब्बारे जैसे फपोले पड़ गए। हमें इन्हें दफनाने से तो मतलब है ना, अब हम इन्हें कितने गहरे गाड़े उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो, अगर इतनी जल्दी है तो फिर रख दो अंदर। क्या है? रख दे। रख दो। हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, आंखों की पुतली आर्मी, आंखों की पुतली आर्मी, हमारी खूबसूरत आर्मी, हमारी खूबसूरत आर्मी। हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, हमारी प्यारी आर्मी, आंखों की पुतली आर्मी, आंखों की पुतली आर्मी। अरे ये तो भी बच्चा ही था, अच्छा बच्चा था। मैं थोड़ा बहुत जानता था इसे, गंदी गंदी कविताएं लिखता था, खूब मजेदार। देख के लगता ही नहीं कि ये मर चुका है। गालो उसे बदबू फैल रही। अच्छा, और तुमसे तो जैसे खुशबू बरसती है। बेटा गलत फहमी में मत रहो, तुम भी कोई तरह का विज्ञापन नहीं हो। गुलाब कलेरी तुम भी नहीं हो सकते।
लेकिन मैं तुम्हारी भूल झेल सकता हूं, खासकर तब जब तुम खामोश रहते। कम से कम तुम जिंदा। लाशों से निकलती बू में कुछ ऐसा है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। चलो चलो, इन पर मिट्टी डालो। अरे अब क्या हुआ? अब क्या इनके चारों तरफ हमें नाचना होगा क्या? अभी हमें धर्म गुरुओं का इंतजार करना है अंतिम संस्कार की प्रार्थना के लिए। खुदा, साला आज रात भी जागते बीते। प्रार्थना के लिए ऐसी ही कर, कल को तुम लोगों को भी इसकी जरूरत पड़े। कतई नहीं, मैं जाऊंगा तो शांति से सोना पसंद करूंगा। बहरहाल वो है कहाँ? आज भी पूरी रात उनके इंतजार में गुजारनी पड़ेगी। अरे सिगरेट किसके पास है भाई? अटेंशन, वो आगे। सब तैयार है? यस सर। जरा जल्दी वाला कीजिएगा, बेहद थक चुका हूँ। खुदा की खिदमत जल्दी में नहीं की जाती है बेटे। देखिए, आजकल से ढेरों खिदमतें मिल रही और जल्दी वाली भी नहीं। अब कभी कभार जल्दी वाली खिदमत से खुदा नाखुश नहीं होगा। चुप रहो। महोदय, आप शुरू करेंगे कि मैं शुरू करूं? सर, यहाँ आपके धर्म का कोई जवाब नहीं। जनाब, हमें आपकी जरूरत नहीं होगी। मैंने तो सुना था इनमें से एक का नाम लेवी है। हाँ, मगर वो आपके धर्म का नहीं है। ना 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 ना, ऐसे नाम के साथ हम खतरा कैसे ले सकते हैं? महोदय, आप शुरू करेंगे? हम जरा ठहर जाए। इस इलाके में हमारे गुरुवर आए हुए हैं। उनकी इच्छा है कि एक मृत्यु संस्कार सेवा स्वयं करवाए। वो हर इलाके में जहाँ वो जाते हैं ये सेवा कराते हैं। मैं सोचता हूँ हमें उनका इंतजार कर लेना चाहिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। वो नहीं आएंगे, वो खाना खा रहे हैं। जब धर्मगुरु खाना खा रहे होते हैं, उस वक्त खुदा क्या कर रहा होता? अगर तुम चुप नहीं रहते उनसे बदबू फैलती। नौजवान, ईश्वर द्वारा सृजित प्राणी के बारे में ऐसी बातें बोलना शोभा नहीं देता। महोदय, अगर ये ईश्वर का सृजन है तो फिर वाह वाह। बेटे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे भीतर बहुत कड़वाहट भरी हुई है। खुदा के लिए ये बातें बंद करिए और ये काम खत्म करिए। मैं इन पर मिट्टी डालना चाहता हूँ। ये बदबू नाकाबिले बर्दाश्त है। सार्जेंट, इनसे कहो ये काम जल्दी खत्म करें। इन्हें कोई हक नहीं कि रात भर हमें यहाँ रोके रखें। हमें कल भी काम करना है। इनसे कहो दोनों एक साथ प्रार्थना कर लें, खुदा समझ जाएगा। ठीक है, हमें मरे हुए लोगों के साथ साथ जिंदा लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि उसने कहा, ईश्वर समझ जाएगा। हम दोनों एक साथ प्रार्थना कर लेते हैं। जिंदा लोगों को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, समझ लो। हम जाते तुम लोग क्या चाहते हो? हमें दफनाओ मत।
जीवित लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। हमसे डरो मत, हम में और तुम में कोई फर्क नहीं। हम मर गए हैं, बस इतनी ही तो बात है। बस इतनी ही, बस इतनी। क्या तुम 6 मरे हुए लोगों से डरते हो? तुम जो मरे हुए लोगों के साथ रहते आए हो, ढेर सारे मरे हुए लोगों के, तुमने उनके पास बैठकर रोटी खाई जब तुम्हारे पास उन्हें दफनाने का भी समय नहीं था और तुम भूखे थे। क्या हम तुमसे अलग हैं? मेरे दिल में एक आंस का छर्रा है और तुम्हारे में नहीं। बस इतनी ही तो बात है। कल या परसों या उसके अगले दिन वो छर्रा तुम्हारे सीने में भी होगा, इसलिए हमसे बराबरी से बात करो। अरे तो वही लड़का है जो गंदी गंदी कविताएं लिखता था। कुछ तो कहो हमसे। कब्र को भूल जाओ जैसे हम भूल गए। तुम्हारे पास सिगरेट है? नहीं है। सर वो पागल भी नहीं। सर वो सब एक साथ खड़े हुए मुझे भूल नहीं लगे। सर आप खुद जाकर देख लीजिए। देखा? देख, मुझे यकीन था एक दिन यही होगा। हर दिन इतने सारे लोग मरेंगे तो पूरा ये हुआ कि ऐसा मेरी कंपनी में होना था। ऋषभ, सर मैंने हाई कमान को वही बताया जो मैंने वहां देखा। तुम बात गढ़ कर तो नहीं बता रहे हो? नहीं श्रीमान। तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? कब्र खोदने वाले 4 जवान और सार्जेंट। सर युद्ध में कभी कभी आदमी को अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है कैप्टन। हाँ श्रीमान। तुम पी रहे थे कैप्टन? यस। ये देखो। कोई बात नहीं कैप्टन, कोई बात नहीं। अब वैसे भी जब कोई शख्स पिए हुए होता है तो वो जो कुछ भी देखता है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार थोड़ा ही होता है। हाँ श्रीमान, मैं खुश हूं कि मैंने जो कुछ भी देखा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। चलो अब मान भी लो कि तुम पिए हुए थे और जीते हुए इलाके की ओर बाहर ठंड में निकल पड़े। शराब, ठंडी हवा और जीत का नशा। सर मैंने आप लोगों को वही बताया जो मैंने वहां देखा। हाँ हाँ कैप्टन, हमने सुना और हम इसके लिए तुम्हें माफ भी करते हैं। अब तुम्हारे थोड़ा पी लेने को हम बुरा नहीं मानते, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। छोड़ो कैप्टन। तो एक जाम हमारे साथ भी पियो, हाँ? और अपने उन प्रेतों को भूल जाओ। वो प्रेत नहीं थे सर, वो जवान थे 2 दिन पहले जिन्हें मार दिया गया था। अपनी कब्र पे खड़े वो मुझे घूर रहे। अब कुछ ज्यादा हो रहा है। माफ कीजिएगा सर, कुछ ज्यादा तो हमारे साथ वहां हो रहा है। मैंने उन्हें देखा। अब भाई कमान इस बारे में क्या करेगा? भूल जाएंगे। भूल जाएंगे? देखो कैप्टन, कभी कभी ऐसा होता है, किसी को मरा हुआ समझकर, मरा हुआ हम उसे कब्र में दफन कर देते हैं और वो कोमा से उठ खड़ा होता है। कैप्टन, जंग में ऐसी बातों का होना आम है। उन्हें कब्र से फौरन बाहर निकालो और अस्पताल भेज दो। अस्पताल मरे लोगों के लिए नहीं होता सर, और ऐसे लोगों के लिए हाईकमान। खड़े खड़े कर रहा हूं, मत कि हाईकमान क्या करेगा, हाईकमान क्या करेगा?
किसी डॉक्टर से उनकी जांच कराओ। अगर जिंदा है तो अस्पताल में जो, मर गए तो दफनाओ। सीधी सी बात। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं कैप्टन। यस। अपने सारे डॉक्टर को लेके जाओ और एक टाइपिस्ट को भी। वो डॉक्टर की रिपोर्ट लिख लेगा गवाहों के सामने, और इसके बाद इस बारे में कुछ सुनाई ना पड़े। चैप्टर क्लोज। यस। और हाँ कैप्टन, बोतल से दूरी बनाए रखना। यस सर। और कुछ सर? और कुछ नहीं।
शुक्रिया। मुझे बहुत अफसोस है। शुक्रिया। हाँ, ये सब मर चुके हैं। एक ड्रिंक। डॉक्टर। धन्यवाद। डॉक्टर जी सर। अपनी रिपोर्ट में तुमने इन 6 में हर एक को मृत घोषित किया है। जी सर। अब समझ में नहीं आता कैप्टन, ये सब बहस किस लिए? वो मर चुके हैं, उन्हें दफन करो। मुझे डर है सर कि ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी कब्र पे खड़े हैं और दफन होने से इनकार कर रहे हैं। अब फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। हमारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसे मर चुके हैं, है ना डॉक्टर? जी सर। तब वो कब्र में खड़े नहीं है और दफन होने से इनकार नहीं कर रहे हैं। खड़े हैं सर। डॉक्टर, आप जिंदा और मरे हुए लोगों की ठीक तरह से पहचान तो कर सकती है ना? जी सर, बहुत आसानी से। आपने भी पी रखी है। जी सर। साली पूरी की पूरी आर्मी ने पी रखी है। मैं कल ही सारे रेजिमेंटों में एक ज्ञापन भिजवाना चाहता हूँ। फ्रंट लाइन के 20 मील तक के दायरे में शराब की बूंद भी ना मुझे, समझ गए? जी सर, लेकिन फिर हमें लड़ने के लिए जवान कैसे मिलेंगे? सर, लड़ाई की ऐसी तैसी हमें ऐसे अफवाहों की कतई जरूरत नहीं। ये आर्मी की नैतिकता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। और आपने सुना डॉक्टर, ये मनोबल के लिए खतरनाक होता है। पर आपको खुद परेशान होनी चाहिए। जी सर। ये कुछ लंबा खींच गया और इससे ज्यादा लंबा खींचा तो लोगों को इसकी भनक लग जाएगी। वैसे भी हमारे पास एक रजिस्टर्ड सर्जन की रिपोर्ट नए गवाह के मौजूद है कि सारे शख्स मर चुके हैं। तो कैप्टन, वक्त ना गवाओ, उन्हें जाकर काट दो। तुमने मेरी बात सुनी कैप्टन? यस सर, लेकिन मुझे डर है कि मुझे ऐसा करने से इनकार करना होगा। ये हुक्मदूली मानी जाएगी कैप्टन। मुझे माफ करें सर, लेकिन लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ गाड़ना मेरी ड्यूटी में नहीं है। और जनरल खुद जरा एक लम्हे के लिए सोचे तो उनको भी ये काम नामुमकिन लगेगा। कैप्टन ठीक कहता है। अगर ये बात कांग्रेस तक पहुंच गई तो खुदा जाने हमारा क्या होगा। अरे वो लोग हमारा कचूमर निकाल देंगे। तब क्या किया जाए? कैप्टन, तुम क्या कहते हो? जंग को रोक दीजिए। कैप्टन, मजाक नहीं, हम तुमसे इस स्थिति की गंभीरता को समझने की उम्मीद करते हैं। कोई दूसरा तरीका बताओ। सर, अगर आप लोग खुद वहां कब्र पे चल के उन लोगों से, मेरा मतलब है उन मुर्दों से बात करें तो हो सकता है बात बन जाए। वहां फ्रंट पर आप घबराए नहीं सर, हम पूरी सुरक्षा में लेके जाएंगे। हाँ, शायद वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल एहतियात बरतनी होगी। एक लफ्ज भी कोई जानने ना पाए। खुदा जाने अगर लोगों को हम पर शक हो गया कि हम अपने मुर्दों तक को लिटा नहीं सकते, उन्हें दफन नहीं कर सकते, तो हमारा क्या होगा? ये सबसे सड़ी हुई जंग है। याद रहे, किसी को भनक ना लगने पाए। कब्र की तरह खामोश, चुप। अब हाईकमान क्या करे? मुझे भी दिख रहा है बार बार। अब हाईकमान क्या करेगा, हाईकमान क्या करेगा? गिरफ्त लगाना बंद करो। वो अपने आप को समझते क्या है? ये नियम के विरुद्ध है। शांत रहे। शांत
समझदारी से हैंडल करना होगा। मैं इनसे बात करता हूं। जवानों, मेरी बात सुनो। ये अजीब सी स्थिति है। मुझे मालूम है कि हमारी तरह आपको भी परेशानी हो रही है। शुरुआत ही गलत है। अरे भाचाबाजी की तिकड़म हर जगह थोड़ी नहीं चलती है। ये आर्मी है, आर्मी। हम सब इस स्थिति से जल्दी और शांतिपूर्वक निपटना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि इसमें तुम लोग भी मेरे साथ हो। हम सब मिलकर इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब मर चुके हो और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आप तर्क को जरूर मानेंगे। अरे कर्तव्य की पुकार को भी सुनिए, जिसने आपको अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भेजा। जवानों, आपका देश मांग करता है कि अब आप लेटे और खुद को दफन होने दें। आप शायद समझे नहीं, आप शहीदों के लिए झंडा भी झुका दिया गया है। क्या आप अपने सुंदर देश को, जिसने आपको पैदा किया, बड़ा किया, भूल जाना चाहेंगे? मैं अपने मुल्क को प्यार करता हूं। मरने के बाद इसकी 2 गज जमीन में दफन होने को अपना सौभाग्य समझूंगा। यदि मेरी तरह आप भी अपनी इस मिट्टी को प्यार करते हैं तो मैं आगे नहीं बोल सकता। मैंने सारी बातों पर गौर फरमाया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबकी भलाई इसी में है कि आप लोग लेते हैं और खुद को दफन होने दें। जवानों, शायद आप समझे नहीं, मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप लोग खुद को दफन होने की इजाजत दें। आर्मी आंसू से नहीं, सख्ती से चलती है। आपको शुरू से ही सख्त होना चाहिए, वरना आप हार जाएंगे। आप सब मर चुके हो। मरने के बाद इस तरह खड़े नहीं रह सकते। ये देखिए मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है। मैं गवाह हूं, आप समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे। अरे आप सब मर चुके हो। Officially you are dead, सब के सब। देखो मैं साफ कहता हूं, आप सब मर चुके हो। हम एक सभ्य समाज है। मरने के बाद हम अपने मुर्दों को दफन करते हैं। लेट जाओ। मैं संविधान के तहत राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से आपको हुक्म देता हूं कि आप लोग लेटें और खुद को दफन होने दें। मुझे बताओ, इस तरह धरती पर खड़े रहने से आपको क्या हासिल होगा? जवानों, मैंने एक सवाल पूछा है, जवाब दो। आपको इससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको इससे? अगर मैं मर गया होता तो बेशक दफन हो जाता। आपको क्या चाहिए? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? अरे मुझे समझाओ, मुझे बताओ क्या चाहिए तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। ये काम मुझे सौंपना चाहिए, मैं उन्हें दिखाता हूँ। ऐसे टाइम जोर आजमाइश की जरूरत होती है। लेट जाओ।
थिंक उन्हें कुछ ज्यादा और जरूरी बातों के बारे में सोचना। एक तो वो लोग ऐसे ही परेशान मेरे है। गाने से उनकी परेशानी कुछ कम ही होगी और मेरी आवाज इतनी भी बुरी नहीं। मैं उन्हें जानता हूं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इसकी आवाज पसंद है और शर्त लगा लो उन्हें भी होगी। मैं एक काम करता हूं, मैं उनसे जाके पूछ लेता हूं। हाँ तो जवानों, हमारा गाना तुम्हें कैसा? सार्जेंट साहब, मैंने तुमसे कहा था कि उनसे बात करने की झंझट किसी को नहीं है। सर मैंने जगह पर जाओ। यस सर। मैंने तुम्हें मना किया था। देखने गया था वो क्या कर रहे। जवानों, जनरल्स ने मुझे आपसे बात करने को कहा। देखिए, ये लड़ाई, ये वर्दी मेरे स्वभाव में नहीं है। मैं एक दार्शनिक हूं, एक वैज्ञानिक हूं। मेरी वर्दी है मेरा चश्मा और मेरे हथियार हैं कलम, किताबें और टेस्ट ट्यूब्स। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे मुश्किल दौर में हमें दर्शन की, विज्ञान की आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि आपके जनरल्स ने आपसे लेट जाने का आदेश दिया है। वो हमारे जनरल थे। अब नहीं, उन्होंने हमें बेच दिया। बेच दिया? मतलब महज 25 गज जमीन के लिए हमें बेच दिया? महज 4 गज जमीन के लिए जिंदगी। उस पहाड़ी पर अधिकार करना जरूरी था। जनरल्स ने आदेश दिया और तुम सिपाहियों ने उसका पालन किया। इसमें शिकायत की क्या बात? हम अब समझे, हुक्मरानों के स्वार्थों की भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। मैं पहले का जमीन पर गिरा, मैं तार में फंस गया और वहीं अटका रहा। मैंने सोचा मेरे पास एक दिन और होगा, लेकिन एक गोली ने मुझे मिट्टी में मिला दिया। हुक्मरानों से पूछो कि 20 की उम्र में मरना कैसा लगता है। हाँ, तो और लोग भी तो मरे हैं, बहुत सारे। देखो मैं बता रहा हूं, अपने देश के लिए कुर्बान होना इंसान का कर्तव्य। सदियों से ऐसा होता आया। फेराओ और सीजर के लिए भी लोग मरे थे। आदमी चाहे फेराओ के लिए मरा हो या सीजर के लिए, रोम में या कहीं और, मरते वक्त इसी नतीजे पर पहुंचता है कि हुक्मरानों की महत्वाकांक्षा के लिए मरना बेवकूफी है। फिर भी इस फानी दुनिया में रखा क्या है जो तुम लोग यहाँ पे चिपके रहना चाहते हो? ये पृथ्वी हमारा घर है और हमें हमारे घर से बेदखल कर दिया गया। हम फिर से उस पर अपना दावा ठोकने के लिए उठ खड़े हुए हैं। हमने मुक्ति नहीं चाही थी, हमसे पूछा भी नहीं गया कि हम क्या चाहते हैं। वो कौन होते हैं हमारा सौदा करने वाले? देखो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बेकार जगह। यहाँ आदमी को धोखा देता। अरे हर दिन न जाने तय करने का अधिकार हमारा है। नहीं, इंसान का कोई अधिकार नहीं। अधिकार जब मिलता नहीं तब छीनना पड़ता है। बहुत खूब। मुझे बेहद खुशी है दोस्तों। मेरा मतलब है कि हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। सिपाही चुप! एकदम चुप! हाँ तो दोस्तों, हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं?
गाना गाओ। गाना गाना। ओ सिपाही लौट आना, ओ सिपाही लौट आना, वरना मैं मर जाऊंगी। तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं, तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारा इंतजार करूंगी, ओ सिपाही लौट आना, ओ सिपाही। कैप्टन, तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? सर, उनके घर की औरतों को लाना होगा सर। औरतें? औरतें? अब औरतें क्या करेंगी कैप्टन? आमतौर पर औरतें परंपराओं और रीति रिवाजों पर गहरा यकीन रखती हैं। मरने के बाद दफनाए जाने के संस्कार को भी जरूरी मानती होंगी। अब आपकी लड़ाई औरतें लड़ेंगी सर, अपने जज्बातों से, ज्यादा मुफीद तरीके से, और ये आपका सबसे अच्छा दाव होगा सर। शाबाश! औरतें! कैप्टन वाह, भाई मान गए तुम्हें, और दाद तो देनी पड़ेगी तुम्हारे हाथ में की। बहुत बढ़िया दाव है कैप्टन। ओ गॉड, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब बुलवाओ उनके घर की औरतों को, जल्दी बुलवाओ। लोग वहां जाएं, उन्हें समझाएं और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। वो उनकी वीरता, उनकी शहादत को मिट्टी में मिला रहा है। मातृशक्ति को प्रणाम। आप महिलाओं ने ही हमारी श्रेष्ठ संस्कृति को बचा कर रखा हुआ है। हम इसी संस्कृति की रक्षा के लिए ये जंग लड़ रहे हैं। अब यदि शहीद ही बगावत पर उतर आएगा तो हमारा राष्ट्र बिखर जाएगा। उनकी इस हरकत से हमारी पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी, बैंकों पर ताला पड़ जाएगा और हमारी सेना का मनोबल टूटेगा और हमारी अपनी जमीन, जिस पर हमारे बच्चों का हक है, दुश्मनों द्वारा रंगी जाएगी। हमें गुलाम बनकर अपनी ही आंखों के सामने अपनी बहू बेटियों पर अत्याचार होते देखना होगा। आप वो महान माएं हैं, पत्नियां हैं, प्रेमिकाएं हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ को परे रख राष्ट्र हित में अपने को कुर्बान किया है। मैंने महसूस किया है आपके सीनों में धधकते हुए राष्ट्र प्रेम को। हम ये जंग लड़ रहे हैं अपने देश के मान सम्मान के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। हम ये जंग लड़ रहे हैं अपने प्यार के लिए, अपने मजहब के लिए और सबकी खूबसूरत जिंदगी के लिए। अब इस जंग की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप लोग जाएं और उन्हें दफन होने के लिए मनाएं और राष्ट्र हित में अपना फर्ज निभाएं।
हाँ। बच्चा कैसा है? ठीक है, बोलने लगा है, तंदुरुस्त भी है, बहुत दर्द हुआ। खेत में काम चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है। इस साल गेहूं भी अच्छा ही हुआ। बहुत दर्द हुआ। कटाई किसने कराई? श्रीमत ने। वो बूढ़ा है और उसके बच्चे नाबालिग, सो वो इस जंग से बच गए। कटाई में 2 हफ्ते लगे। इस साल सरसों भी अच्छा ही हुआ। हमारा हमारा बच्चा बिल्कुल तुम पर गया है। मैं बच्चे को देखना चाहता हूँ और खेत को भी। उन्होंने बताया कि तुम मर चुके हो। मर तो गया हूँ, लेकिन यहाँ धरती के नीचे भी काफी भीड़ है। अब धरती से झेल नहीं पाएगी। जैसे कभी कभी फसल बदलने की जरूरत होती है, वैसे ही सब। तुम यहाँ कैसे? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें दफ्न होने को कहूँ। तुम क्या चाहती हो? तुम मर चुके हो। सो तो है, पर क्या फायदा? मालूम नहीं। कुछ है जो मुझे दफ्न होने से रोकता है। कुछ बातें जो अधूरी रह गई। कुछ आम बातें, रोजमर्रा में। कुछ नजारे, कुछ आवाजें, जैसे रात के वक्त खिड़की के बाहर का नजारा, या सुबह पक्षियों की आवाज, फूलों की खुशबू, घोड़े का हिनहिनाना। इन पर ऐसे कभी ख्याल नहीं किया था, पर अब लगता है कि वो सारी चीजें लौटकर वापस आ रही हैं। और मुझे शिद्दत से इन सबको महसूस करना है। खेतों की हरियाली, झूमती गेहूं की बालियां, घोड़े के पसीने की गंध और उसका चमकदार गंधा। मामूली मामूली बातें, जैसे हाँ, जैसे खेत में काम के वक्त थक कर चूर हो जाने पर कुएं का पानी पीना और महसूस करते जाना कि वो ठंडा पानी तुम्हारे भीतर, बहुत भीतर तक तरावट पैदा कर रहा है। और सारी थकान, सारी गर्मी धीरे धीरे गायब होती जा रही है। ऐसी बातें जैसे किसी छोटे बच्चे को खेलते हुए देखना। यहाँ ऐसा कुछ भी तो नहीं। सबकी अपनी अपनी जगह होती है। मरे हुए की अपनी अलग जगह होती है। मेरी जगह है धरती के ऊपर है, नीचे नहीं। मेरे साथ धोखा। ये मैंने अब जाना कि मेरे पास किसानों को सुनाने के लिए कहानियां हैं, और मेरे खत्म होने से पहले मैं उन्हें सुना देना चाहता हूँ। हम तुम्हें अपने घर के पास दफन कर सकते हैं। वहाँ ठंडी हवा है, पेड़ है, फूल है। वो सब बाद में, जब मुझे अपने हिस्से की सारी चीजें, नजारे, खुशबू, आवाजें, सब कुछ पूरी तरह मिल जाएंगी। जब मैं अपने हिस्से की सारी बातें कर चुका हूँगा। ऐसे हमारे आसपास टहलोगे तो मेरा और बच्चे का क्या हाल होगा? मैं तुम लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। तुम लोगों के
पास भी नहीं आऊंगा। ये जानना है कि तुम हमारे आसपास। मैं क्या करूं? कुछ है जो मुझसे भी बड़ा है और वो हुक्म दे रहा है। तुम एक अच्छे शौहर थे, मेरी कातिल, बच्चे के कातिल। तब तो हो जाओ, तब तो हो जाओ। घर जाओ। घर जाओ, तुम जाओ। तुम उससे प्यार करते थे ना, उन सभी लड़कियों से ज्यादा? अब क्या फर्क पड़ता है? मैं जानना चाहती हूँ बस। अब इसका कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए है। अब तुम जिंदा नहीं हो ना? नहीं, अंदर सब छितर बितर हो गया है गोलियों से। ओह गॉड, जंग इस तरह कीचड़ में क्यों लड़ते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ ऐसे कीचड़ के ढेर में तुम्हारे जूते गंदे हो गए। शिट। बढ़िया जूते। सर, छिपकली के खाल के बने हैं। आजकल ऐसे जूते बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। अब भी नाचती हो तुम? अब तो कई ज्यादा अच्छा नाचती हूँ। हफ्ते में 7 दिन नाचने में लगी हूँ। बहुत सारे समारोह हो रहे हैं, यतीमों के लिए, अस्पतालों के लिए, विवाहों के लिए। मुझे गोली लगी हुई हेलमेट हेड में मिली है, उसकी कीमत लाखों की हो जाएगी। यहाँ हमें मुफ्त में ऐसे हेलमेट मिलते हैं, लाखों की तादाद। तुम्हारी बातों में कड़वाहट है, ये अच्छी बात नहीं। हमारे यहाँ उस दिन मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इस जंग की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जवानों के दिलों में कोई कड़वाहट नहीं, जोश है। उनकी वतन परस्ती उन्हें मौत से खेलने को तैयार कर रही है। इतना अच्छा भाषण ना, मैं खूब रोई, खूब रोई। हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे ना? अब क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? ये कोई तरीका है? तुम्हें हो क्या गया है? अगर दुश्मन जंग जीत गया तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। वो हमारे पूजा घरों में आग लगा देंगे और हमारी औरतों के साथ। और तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तो सिर्फ एक मुर्दा हूँ। बिल्कुल ठीक। तब तुम उन्हें खुद को दफन क्यों नहीं करने देते? वजह कई। इस दुनिया में मैं बहुत सारी चीजों से प्यार करता हूँ। मरा हुआ आदमी किसी और को छू नहीं सकता। हाँ, औरत भी। लेकिन तुम्हें छूने से कहीं ज्यादा खुशी तुम्हें देखकर होती, तुम्हारी बात सुनकर। जब तुम्हारे बाल हवा में उड़ते थे, जब तुम किसी बात पर खिलखिला के हंस उठती थी, तुम्हारी चाल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, सब कुछ कितना सुहावना था। और तुम्हारे साथ हाथ पकड़कर चलना। लेकिन इस कब को धोखा भी दोगे तो भी कोई तुम्हारे साथ हाथ पकड़ नहीं चलने वाला। लेकिन मैं देखता तो रह सकता। यह दुनिया मेरी कर्जदार रहेगी जब तक मैं अपने हिस्से का प्यार पा नहीं लेता। मैं सिर्फ 30 बरस का हूं। मैं अपनी तरह जिंदगी जीना चाहता हूं, अपनी तरह सुख दुख महसूस करना चाहता हूं और अपनी मौत मरना चाहता हूं। जब किस्मत खुद ब खुद मेरे सामने मौत ले आए, न कि इस तरह हुक्मरानों के नक्शों पर बनी ये रंगीन लाइनों की वजह से। वो सिर्फ लाइनें नहीं हैं, और भी मतलब है उनके। और मतलब ये हुक्मरानों के लिए होगा, मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं। ये कहां का इंसाफ है? एक छोटी रंगीन लाइन के बदले में मेरी जिंदगी। तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? तुम्हें मालूम है
तुम्हें मालूम है? बिल्कुल, सभी को मालूम है। हमें जीतना है, हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा देने को तैयार रहना है। खैर, तुम चाहते क्या हो? मैं पिछली गर्मियों के उन दिनों को याद करना चाहता हूं। समंदर, सूरज और तुम्हारे मुलायम हाथ। तुम मुझसे प्यार करते थे। इस प्यार की खातिर ही सही जाके कब्र में लेट जाओ। जाओ जाओ यहां से। रोना बंद करो। रोने से फायदा भी क्या है? फायदा कुछ नहीं, लेकिन मेरे आंसू थम नहीं रहे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन्होंने बुलाया तो क्या करती? वो बोले कि तुम तब न होने से इनकार कर रहे हो। हाँ, वो मुझे भी क्यों नहीं मार देते? मैं तब न होने से इनकार नहीं करती, बल्कि खुश होती कि इन सभी झंझटों से छुट्टी मिली। सोचा था कि मेरे आंसू तभी खत्म हो गए जब मैंने अपने छोटे भाई के मरने की खबर सुनी। जब वो छोटा था तब उसे स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी, उसकी बाल संवारती थी। उन्होंने उसे मार दिया और फिर तुम्हें। हाँ, मुझे भी। ये बड़ी मुश्किल बात है। मेरा मतलब हमारे मौजूदा हाल में मैं कुछ आसानी से भूल पाती अगर तुम राजी होने की। लेकिन छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हें सुनने आई हूँ। मैं तुम्हारी सभी चीजों को देखती रही। मैं रोजाना तुम्हारी सभी चीजों को देखती हूँ। तुम्हारी किताबें जिन्हें तुम पढ़ नहीं पाए, तुम्हारे कपड़े जिन्हें तुम पहन नहीं पाए। मैं तुम्हारी कविताओं को भी पढ़ती रही। तुम एक अच्छे कवि बन सकते थे, शायद सबसे महान कवि। उन्होंने तुम्हारे हाथ तो नहीं काट दिए ना? नहीं। तब ठीक है। अगर तुम्हारे हाथ को कुछ हो जाता तो मैं कतई बर्दाश्त न कर पाती। क्या बहुत तकलीफ
तुम्हारे हाथ में तो गोली नहीं मारी। ये कितनी अच्छी बात हुई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मर जाओगे। पत्थर पर तुम्हारा नाम, पैदाइश, मौत की तारीख लिखी हो। आस पास ढेरों फूल पड़ेंगे। तुम्हारी किताबों को देखना बहुत खराब लगता है। शायद तुम्हारे हाथों के इंतजार में है कि तुम उन्हें खोलो। बहुत सी किताबें जिन्हें मैं पढ़ नहीं पाया, और बहुत सी जगह जिन्हें देखने की चाहत है पर देख नहीं सका, और बहुत से गीत जिन्हें सुनना बाकी है। मैं उन सबको धोखा नहीं दे सकता। और मुझे इस तरह मौत के बाद भी बगैर दम हुए मुझे रुलाते रह सकते हो। तुम जाओ, तुम घर जाओ, जाओ। कुछ कहो। क्या कहूँ? कुछ भी, बस खड़े खड़े चुपचाप मुझे घूरो मत। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। पहले भी और अब भी मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बातें मत करो। जब जिंदा थे तब भी तुमने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। अब मर गए हो तो इसमें भी मेरा कसूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जीते जी तो कोई सुख दिया नहीं। तुमने हमेशा मुझे अपनी राह का रोड़ा ही समझा। इन सब बातों से अब क्या मिलेगा? जीते जी तो कुछ दे नहीं सके, मर कर भी मेरे सर पे बैठे रहोगे क्या? अगर दफ्न क्यों नहीं हो जाते हो? मैं परेशान करने नहीं आऊंगा। लेकिन और जगह टहलोगे। मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। नहीं, अपनी पत्नी को छोड़कर पूरी दुनिया को समझा सकते हो। पहले भी तुम्हें मेरे साथ परेशानी ही होती थी। अपने कारखाने के दोस्तों के साथ ठट्टा मारते थे, बतियाते थे, मुझे देखते ही मुस्कान गायब। पूरे हफ्ते काम करने के बाद थकान से चूर होकर लोग थोड़ी दारू पी लेते थे, थोड़ा हंस लेते थे, तो ये सब छोड़ो, ये बताओ तब क्यों नहीं हो रहे हो? अरे अगर तुम्हारे पास पैसा होता, एक सुंदर जिंदगी होती, तब तुम्हें उसकी चाह होती तो बात समझ में भी आती। तुम्हारे पास था क्या? न ढंग का खाना, न कपड़ा, न मकान। रोज खो दो, रोज पानी पियो। पूरी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा था तो वही शनिवार की शाम, जब तुम बियर की ग्लास हाथ में लिए उन लौंडे लफाड़ों के साथ बक-बक करते बैठते थे। और मैं छोड़ो, कोठाना मत। तब मैं शायद सचमुच खुश था, ऐसा मुझे अब लगता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ये सब तुम्हारी खुशी का सबब हो सकता है, लेकिन मेरे लिए उस हीरन भरे घर में, जहाँ सूरज की रोशनी कभी जाग कर भी नहीं देखती, दीवारों पर तिलचट्टों को मटन गश्ती करते देखते हुए बैठे रहे, जहर के घूंट पीने जैसा था। हर वक्त का डर के कहीं पेट में बच्चा ना आ जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे प्यारे नहीं थे, मैं भी बच्चा चाहती थी। मैं भी। अच्छा,
नहीं तुमने? बच्चे जिंदगी में खुशियां भर देते हैं। मैं काम पर आते जाते लोगों को अपने बच्चों के साथ देखता था तो तुम चुप क्यों रहे? तुमसे कुछ कहने लायक मेरा मुंह नहीं था। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाया। पहले सब कुछ कितना अच्छा लगता था। तुम्हारा साथ एक बच्चा हो जाता तो खुद को धोखा मत दो। हम गरीबों के यहाँ बच्चे ना हो तो बेहतर। अरे हम भूखे नंगों को बच्चों से खुशी नहीं मिलती, अलबत्ता वो दुख का सबब बनते हैं। और कम से कम मैं तो इतनी बेवकूफ नहीं थी। तुम्हारी तनख्वाह में हम, इसीलिए मैं चुप रहा। बच्चे पैदा हो तो साफ सुथरे घर में, जहाँ खाने की कमी ना हो, रोशनी हो, हवा हो, पानी हो। अब भी इस जंग के दौरान बच्चे पैदा हो रहे हैं। उन औरतों के लिए सब कुछ कितना आसान है। साफ सुथरे से एम्बुलेंस से साफ सुथरे अस्पताल में जाकर बच्चों को जन्म। ईश्वर उन लोगों के लिए सब कुछ इतना आसान क्यों कर देता है? करीब मैकेनिक नहीं होते। हाँ, और तुम पैसों के लिए फौज में भर्ती हो गए, मरने के लिए। तुम्हारे बिना अकेले। अब तो जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। रात में बत्ती नहीं, क्योंकि सरकार बिजली की बचत चाहती है। अरे अब तो वो हर चीज की बचत चाहती है। राशन, पानी, साबुन, तेल, सब कुछ इतना महंगा कि एक पाव रोटी और सड़े हुए कीमे के लिए घंटों लाइन में खड़े रहो। इसीलिए मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। इतनी देर से, महीने भर, साल भर या 10 साल पहले क्यों नहीं? तब क्यों नहीं उठ खड़े हुए? मरने के इंतजार में थे। उस सड़ी सी तनख्वाह में, तिलचट्टे वाले घर में बिना कुछ कहे जी सकते हो, और जब वो तुम्हें मार देते हैं तो दम होने की वजह से क्यों खड़े हुए? हद होती है बेवकूफी। मैं समझ नहीं पाया था। मरकर समझ गए। ठीक है, खड़े रहो। अपने जैसे 2-4 को और खड़ा कर दो। और 2-4 क्यों, ये जितने हैं सबको खड़ा कर दो। बेवकूफ। तुम जाओ। घर जाओ तुम। घर जाओ।
मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मेरा बच्चा, मैं तेरा चेहरा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैंने कहा ना माँ, तुम मेरा चेहरा देख नहीं पाओगी। उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, मैंने डॉक्टर से पूछा था। उन्होंने बताया था कि तुम्हारे सर और चमड़े में काफी चोट आई है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे चेहरे को देखने की जिद मत करो माँ। ठीक है, नहीं करूंगी। तुम कैसे हो? आदतन पूछ बैठी। मैं हमेशा यही पूछा करती थी ना। वो कैसी है? वो हर एक से कहती थी कि तुम उसे शादी करने वाले हो। शायद मैं उसे चाहता हूँ। तुम्हारे जन्मदिन पर आई थी, ढेरों फूल लाई थी, और मैंने केक बनाया था। जाने क्यों आजकल अंडों की बड़ी किल्लत है। मैदा और चीनी भी बहुत महंगा हो गया है। मेरा बच्चा, मेरा 20 साल का बच्चा, मेरा बच्चा, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। घर जाओ माँ, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। वो तुम्हें ठीक से दफन कर दे, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। ना कुछ बेहतर और ना कुछ खराब, अब जो है सो है। मेरा बच्चा, जाने क्यों मैं तेरा चेहरा भूलती जा रही हूँ। बचपन में तुम कैसे दिखते थे ये तो याद है मुझे, और 5 बरस की उम्र में भी, 10 बरस की उम्र में कैसे गोल मटोल दिखते थे। तुम्हारे गालों को छूने में रेशमी कुशन का एहसास होता था, लेकिन जब तुम यूनिफॉर्म पहनकर हेलमेट लगा के चल दिए थे, उस वक्त चेहरे ही याद नहीं। एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दो। जबरदस्ती मत करो माँ, तुम्हें और खराब लगेगा। अगर तुमने देख लिया तो हमेशा के लिए तुम। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ को अपने बच्चे का चेहरा कभी खराब नहीं लगता। मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। नहीं। तो सुनो मेरे बच्चे, जब तुम अपनी माँ को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते तो उन्हें दफन करने दो। कब्र में शांति है। कुछ समय बाद तुम इस डरावनी मौत को भूल जाओगे और पहले की खूबसूरत जिंदगी याद रह जाएगी। लेकिन इस तरह तो ये गांव हमेशा रिश्ता रहेगा और तुम्हें तुम्हारी मौत की याद दिलाता रहेगा। मेरी खातिर, अपने पिता की खातिर और खुद तुम्हारी खातिर मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें दफन करे। मैं सिर्फ 20 साल का था, मैंने अभी कुछ भी तो नहीं जिया, ना कुछ देखा ना सुना, और उन्होंने धोखे से एक जोशीला भाषण देकर और जोशीले बाजे बजाकर मुझे यूनिफॉर्म पहनाया और फिर मार डाला। बच्चा, तुम हर दम ऐसे ही सोचते रहोगे
अरे दफ्न हो जाओगे तो राहत मिलेगी। नहीं माँ, मैं दफ्न होना नहीं चाहता, मुझे जिंदगी जीना है अभी। तो ठीक है, फिर मुझे अपना चेहरा दिखाओ। माँ, मेरा चेहरा छितर बितर हो चुका है। नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगी, वरना तुम्हें दफ्न होना होगा। लो देखो। मुझे पता है। क्या तुम भी मुझे नहीं जानते? नहीं। कैसी अजीब बात है। मेरा यहाँ आकर एक मुर्दे से बात करना, उसे कुछ करने को कहना, सिर्फ इस हक से कि सालों पहले वो मेरा भाई था। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू। कुछ भी कहोगी वो बेकार ही जाएगा। उन्हें तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्तेदार से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई मिला ही नहीं। उन्होंने बताया कि मैं ही तुम्हारी सबसे सच है, नजदीकी रिश्ते में तुम ही बची हो। लेकिन 16 साल का फासला। सुना कि तुमने काफी गरीबी में दिन काटे थे। बेहद गरीबी में। मैं बहुत बदकिस्मत हूं। माँ चल बसी, बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं बचपन में ही यतीम हो गया। खाने तक के लिए दर दर भटकना पड़ा। और तब भी तुम इस दुनिया में वापस लौटना चाहते हो? ऐसी दुनिया में जीने से बेहतर है मर जाना। शायद नहीं। जो तो कोई मतलब ना जीने में है ना मरने में, लेकिन फिर भी इंसान जीना चाहता है। मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी खुद को जिंदा रखने के लिए, फिर भी एक उम्मीद बनी रही, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी की, जिसके लिए मैं हर मुमकिन लड़ाई लड़ता रहा। तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई, अब तुम मर चुके हो। लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। मुझे लोगों से बात करनी है। वो मजदूर जो बड़ी बड़ी मशीनें चलाने में लगे हैं, वो किसान जो खेतों में पसीना बहा रहे हैं, वो गरीब जिनके बच्चे फूले पेट और सीख सी हड्डियां लिए मर जाते हैं, उन सबसे मुझे कुछ कहना है जो अपनी जिंदगी पीछे छोड़कर किसी और की लड़ाई में बंदूक उठाकर चल पड़ते हैं। जरूरी बातें, इतनी जरूरी बातें कि मैं कब्र से उठाया ठीक उन लोगों के बीच में जाने के लिए, क्योंकि उनसे कहने के लिए मेरे पास अभी आवाज बाकी है। क्या तुम अपने धर्म को भी भुला चुके हो? मेरे पास एक दूसरा धर्म है, वो धर्म जो स्वर्ग को बादलों से उतार कर यहाँ धरती पर रख दे, ताकि हम सबको उसका स्वाद मिल सके। ये स्वर्ग वैसा खूबसूरत तो नहीं होगा कि इसके रास्ते सोने के बने हों, ना यहाँ कोई फरिश्ता होगा। हमें खुद अपनी रेलों की, पानी की, नालियों की, मकान और राशन की फिक्र करनी पड़ेगी। शायद सब लोगों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन ये यही होगा एंड हमारी धरती पर। इसे पाने के लिए हमें मरना नहीं पड़ेगा। ऐसा स्वर्ग मेरा सपना है, और इसी सपने में मुझे उस काले कब्र में लौटने नहीं दिया। मैं उस काले कब्र में सबसे पहले उठ खड़ा हुआ। मैंने और लोगों को भी अपने साथ खींच लिया, क्योंकि लोगों को खड़ा करना
मेरा काम है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए और मैं जानता हूं कि उन्हें वो हासिल कैसे होगा। तुम्हारा अहंकार तो नहीं है? मैं अपने इन 2 हाथों से सबके लिए स्वर्ग रचना चाहता हूं। इसके लिए मुझे खुद पर गर्व है। तुम इसे अहंकार कह सकती हो। मैं तुमसे कब्र में वापस लौट जाने को कहने के लिए आई थी ताकि वो तुम्हें दफना सके। अब ये बेवकूफी होगी, लेकिन फिर भी ये बेवकूफी ही होगी। मैं मुर्दों के बीच से मुर्दों में वापस जाने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। मैं अब जीवित लोगों के बीच में जाऊंगा। अच्छा हुआ कि तुम्हारी माँ अब जिंदा नहीं। जाओ बहन, घर जाओ। समझ नहीं आ रहा है कि मरे हुए भाई को कैसे शुभकामनाएं दूं। खड़े, वो हरदम खड़े रहेंगे। अब से मुर्दों को दफनाना नामुमकिन है। कैप्टन कुछ तो करो। मुझे मशीन गन दो सार्जेंट, अब मैं उन्हें दिखाता हूं। मुझे इसे चलाने के लिए सिपाही चाहिए। मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं इस मशीन गन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हम में से कोई भी नहीं। हम यहाँ मरे हुए पर बंदूक चलाने नहीं आए। मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। कल तक तुम भी मर चुके होगे। मैं तुम्हें सावधान कर दूं। मैं भी इन्हीं की तरह उठ खड़ा होऊंगा। इस जंग में यही तो एक सबसे अच्छी बात हुई। क्या कहते हो दोस्त? वक्त आ गया है कि हम सब उठ खड़े हो।
वैसे ही हमारी हालत खराब है। तुम खुद मशीन गन चलाओ और इन मुर्दों को उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो। सियासी खेल में हम नौजवानों को मोहरा मत बनाओ। हमें अमन चाहिए, जंग नहीं।